हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पी की क्लासेस। आई एम डॉक्टर तान्या रैली और जैसा आपको पता है कि हम एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम बी फार्म जो थर्ड सेमेस्टर है उसका सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के एक एक यूनिट को करके डिस्कस करेंगे। तो आज उस लेक्चर सीरीज में हमारा सेकंड टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा चल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इसकी जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है दैट वी हैव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड इज मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन? देखो, हमारे पास एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो हम कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में ऐड होता है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, अगर वो डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं, अगर वो डिसॉल्व नहीं होगा उसको डिस्पर्जन कहते हैं। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व कैसे होता है, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन, उसको सॉल्युबल करने का उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हमारा जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। वी विल ब्रेक डाउन दिस सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सपोज आई हैव दिस सॉलिड सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। आपको पता होगा क्रिस्टलाइन एमॉर्फिस क्या होता है। जब हमारा एक 3D अरेंजमेंट, हमारा मॉलिक्यूल बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज रहता है, उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और जब रैंडम अरेंजमेंट होती है उसके अंदर, आपके छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर, देन दैट इज कॉल्ड एज एमॉर्फस कंपाउंड। सो सपोज आई हैव दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड मेरा सपोज 3D अरेंजमेंट है, ये मेरा क्रिस्टल है। अब मुझे इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप करना होगा कि एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, इसमें से ये मॉलिक्यूल बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो डिसॉल्व होगा नहीं। तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। अब जब हमें इसे तोड़ना है मतलब हमें बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है। सो बॉन्ड ब्रेक डाउन ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज करता है, वेयर एज बॉन्ड ब्रेक डाउन रिक्वायर्स एनर्जी। सो अगर हमें एनर्जी देनी है दैट मीन्स इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं और जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। सो ऑब्वियसली जिस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी वो खुद ब खुद फेवरेबल प्रोसेस होगा, बट जहां हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब 3 स्टेप जो है उनको एक एक करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता। स्पॉन्टेनियस मतलब कौन सा रिएक्शन खुद से होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो हमें करवाना पड़ेगा, जो खुद से नहीं होता। सो स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा जी। सो डेल्टा जी इज अ गिब्स फ्री एनर्जी एंड अगर ये हमारा नेगेटिव होगा तो मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर मेरा ये गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा तो मेरा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हमें ध्यान रखना है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस। सो डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा जी कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है जो हम हीट दे रहे हैं, दैट इज एंथैल्पी। जैसे हमने इस फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करा था, दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट मीन्स वी आर गिविंग द एनर्जी टू द सिस्टम। तो जब हम एनर्जी सिस्टम के अंदर डालेंगे तो जो डेल्टा एच है मतलब चेंज इन एंथैल्पी, मतलब फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। सिंस हमने सिस्टम के अंदर एनर्जी डाली तो उसकी फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी और इनिशियल एनर्जी लेस होगी, so that means delta H is positive.
तो अगर मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव होगा। ये हो गया एंथैल्पी। टी तो मेरा टेम्परेचर होता है, और याद रखना ये टेम्परेचर केल्विन के अंदर होता है, जो नॉर्मली हमारे सब जगह टेम्परेचर केल्विन में यूज होता है। दिस डेल्टा एच इज चेंज इन एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब एक पार्टिकल अगर रैंडमली घूम रहा है तो दैट मीन्स उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। अगर वो नॉन रैंडमली घूम रहा है, मतलब वो घूम नहीं पा रहा, तो उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो उसकी एंट्रोपी लो होगी। तो अब अगर हम इस केस को कंसिडर करें, यहां पर हमारा डेल्टा एच है पॉजिटिव। अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, सिंस मेरा ये पार्टिकल बाहर निकल आया तो उसके पास घूमने की पावर बढ़ गई। पहले वो मॉलिक्यूल घूम नहीं पा रहा था क्योंकि उसके आसपास के पार्टिकल्स ने उसको पकड़ रखा है। अब वो घूम पा रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ गई तो आपका एंट्रोपी वुड बी पॉजिटिव। एंट्रोपी का जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अगर आप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को कंसिडर करो, डेल्टा जी हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इट मस्ट बी नेगेटिव। ये आप खुद सोचो कब नेगेटिव होगा? जब मेरी ये वाली टर्म सपोज अगर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इफ डेल्टा एच इज वेरी नेगेटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस। या जब ये जो मेरी टर्म है ना टी डेल्टा एस, अगर ये मेरी बहुत हाई है, क्योंकि अगर ये हाई होगी तो ऑटोमेटिकली ये माइनस के साइन की वजह से आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में एंथैल्पी इज पॉजिटिव, मतलब एंथैल्पी वाइज इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। बट आपका अगर हम एंट्रोपी वाइज कंसिडर करें तो एंट्रोपी हाई है, मतलब टी डेल्टा एस के ज्यादा होने के चांसेस हाई है, मतलब एंट्रोपिकली इट इज फेवरेबल बट एंथैल्पी वाइज इट इज नॉन फेवरेबल। तो ये स्टेप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब चलते हैं हम अगले स्टेप में। सेकेंड स्टेप क्या है? ये मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब मुझे क्या करना है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी खुद के कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन इंटरेक्शंस को तोड़ना है ताकि उसके अंदर एक खाली कैविटी बन जाए, जिस कैविटी के अंदर हमारा वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जिसको हमने तोड़ा था उसको हम ऐड कर सके। तो यहां पर हम इसको तोड़ रहे हैं। अगेन वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, सो एंथैल्पी इज पॉजिटिव, चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव बिकॉज बॉन्ड breakdown requires energy, so it is an endothermic process। और साथ के साथ इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं आ रही, सो इसकी जो एंट्रोपी है वो भी हमारी लेस होगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेप एंट्रोपिक वाइज भी एंथैल्पी वाइज भी अनफेवरेबल है एंड एंट्रोपी वाइज भी अनफेवरेबल है। अब आता है फाइनल थर्ड स्टेप जो डिसाइड करता है कि मेरा ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल अलग कर दिया, इसमें से कैविटी जनरेट कर दी। अब क्या होगा? इस कैविटी के अंदर वो आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल आके ऐड होगा। सो अगर वो ऐड होगा तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, सो देयर वुड बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन। सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी वुड बी रिलीज, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। सो आई कैन से कि अगर ये जो मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन हुई अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, जो बैलेंस कर देगा जितनी हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है। सो दैट मीन्स कि अगर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन मैच होते हैं तो दिस इज गुड, क्योंकि वो जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इतनी सारी एनर्जी रिलीज करेंगी दैट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द सॉल्यूट मॉलिक्यूल एज वेल एज टू क्रिएट द सॉल्वेंट कैविटी इन अ सॉल्वेंट। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका ये सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होनी चाहिए। और उसके अंदर इंटरेक्शन कब होगी?
उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नेचर। हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर मेरे पास पोलर सॉल्वेंट है तो मैं उसके अंदर अगर पोलर कंपाउंड मिलाऊंगी ना तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। जब अच्छी होगी दैट मीन्स एनर्जी बहुत सारी रिलीज होगी, रिएक्शन इज फेवरेबल। अगर मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर मैं नॉन पोलर कंपाउंड मिलाऊंगी तो दोनों की एनर्जी इंटरेक्शन फेवरेबल है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर वो रिएक्शन फेवरेबल। और तीसरे टाइप का सॉल्वेंट होता है जिसे कहते हैं सेमी पोलर सॉल्वेंट। वो क्या होते हैं उस केस में जिनके अंदर थोड़ा सा पोलर कैरेक्टर भी होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा नॉन पोलर कैरेक्टर भी होता है। जैसे मेरा वाटर के अंदर H प्लस OH माइनस, तो इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है। जब हमारा चार्ज सेपरेशन होता है मतलब वो पोलर नेचर का है। ऐसी चीजों का डायपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। सो पोलर इज द वन जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन आपको दिखेगा। नॉन पोलर मतलब जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है। किसके अंदर नहीं होता चार्ज सेपरेशन? सपोज आई हैव मीथेन, मीथेन इज CH4, इसके अंदर क्या चार्ज सेपरेशन? कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। ऐसे ही हम अगर बात करें बेंजीन, क्या चार्ज सेपरेशन? कहीं प्लस माइनस थोड़ी आएगा। तो दे आर नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हम बोल सकते हैं। अगर मैं करूं अल्कोहल की बात, इफ आई टॉक अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल का क्या मतलब होता है? अल्कोहल अगर मैं देखती हूं, सपोज आई टॉक अबाउट मिथेनॉल, तो CH3OH, इसमें क्या होगा? CH3O माइनस और H प्लस की फॉर्म में टूट सकता है। तो इसका जो मीथेन ग्रुप है वो इसको नॉन पोलैरिटी दे रहा है और ये इसको पोलैरिटी दे रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स हैं। दैट मीन्स कि हमारा ये सेमी पोलर कंपाउंड है। ये पोलर कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व करेगा, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हो co-solvent, that co-solvents are the solvents that we will use to increase the solubility. So alcohol, ethanol, these are some of the solvents which increases the solubility of the compound. और क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि वो पोलर कैरेक्टर भी है, नॉन पोलर कैरेक्टर भी है, तो वो दोनों चीजों को अपने आप के अंदर सॉल्युबल कराएगा और उसके अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। तो ये छोटा सा हमारा फंडा होता है जो हमें पता होना चाहिए। अब अगर आप देखो, सबसे पहले असोल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे उसके क्रिस्टल से, तो सॉल्यूट को हम सेपरेट करेंगे, हमारे बल्क बड़े सॉल्यूट में से सॉल्यूट को सेपरेट करेंगे। एंथैल्पी वाइज इट इज अनफेवरेबल बट एंट्रोपी वाइज इट इज फेवरेबल। सेकेंड स्टेप इज हम एक कैविटी क्रिएट करेंगे। जो कैविटी है वो एंट्रोपिकली और एंथैल्पिकली दोनों की दोनों अनफेवरेबल है, जैसा हमने डिस्कस करा। तीसरा, हम सॉल्यूट को इंसर्ट करेंगे कैविटी के अंदर और ये डिपेंड करेगा उसकी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे। जितनी अच्छी इंटरेक्शन होगी उतना ज्यादा ये सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, उतना इजीली होगा, और जितनी खराब उसके अंदर इंटरेक्शन है उतना कम वो फेवरेबल होगा। तो अगर आप ये केस कंसिडर करो, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूट के बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन टूट के कैविटी बनेगी और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बनेगी और अट्रैक्शन मस्ट डेवलप। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तब हमें उस सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराना आसान है। और इसके लिए आप देख सकते हो ये ड्रग आके इस कैविटी के अंदर फिट हो गया, और अगर इनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग देन इट इज गुड, इनकी इंटरेक्शन फेवरेबल होने चाहिए। और कौन कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है? दैट इज सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर होते हैं, सेमी पोलर के अंदर दोनों के दोनों इंटरेक्ट होते हैं। और ये है हमारा छोटा सा टॉपिक जो ये एक्सप्लेन करता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। एंड अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए हैं तो आप इसको स्कैन करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको इसके PDF, ये जो नोट्स हैं हमारे क्लास के, ये भी आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेक्शन एंड अगली इस रिकॉर्डिंग में, अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच।